अगर ईसीटी टेक्निक्स की बात करें तो ईसीटी देने की टेक्निक है, कौन कौन से इंजेक्शन इसमें लगते हैं और कौन कौन सी प्रोसेस है इसके अंदर अपन देखेंगे। तो ईसीटी की अगर टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले इंजेक्शन थायोपेंटोन सोडियम आईवी दिया जाता है। ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है जो 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाया जाता है और साथ ही साथ ये दिया जाता है आईवी इंट्रावीनस पेरेंटल रूट के थ्रू। फिर उसके बाद में एक मसल्स रिलैक्सेंट भी दिया जाता है जो जिसका नाम है सक्सिनाइल एस्कोलिन, जो पर mg पर kg के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है और ये भी दिया जाता है आईवी। उसके बाद में दिया जाता है एट्रोपिन, जो क्या करता है इनहिबिशन सलाइवेशन, जो पेशेंट का सलाइवा, जो पेशेंट को ईसीटी देंगे तो ज़्यादा सलाइवेशन की वजह से उसका ट्रैक या ब्लॉक ना हो या उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या है एट्रोपिन दिया जाता है सबक्यूटेनियस, और साथ ही साथ ये दिया जाता है आईएम। और साथ ही साथ क्या है इसके बाद में जब ये तीनों इंजेक्शन दे दिए जाते हैं उसके बाद में 70 टू 120 वोल्ट का करंट जो अल्टरनेटिव करंट होता है एसी होता है वो दिया जाता है और पास किया जाता है 0.3 टू 1.5 सेकेंड के लिए। ये इसकी टाइम पीरियड है, इसके बीच में कोई सा भी टाइम हो सकता है जो इस पर सेट किया होता है इतने टाइम के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद में साथ में डिफिब्रिलेटर और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या फिर अम्बुबी वो भी रखे जाते हैं ताकि क्या अगर पेशेंट की ब्रीथ अगर नॉर्मल ना हो तो अपन क्या कर सके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के द्वारा एक तरह का आर्टिफिशियल सीपीआर भी अपन बोल सकते हैं वो दिया जाता है अगर जरूरत हो तो। जरूरी नहीं हर पेशेंट को इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत हो अपने पास इक्विपमेंट होने चाहिए और जो जब तक दिया जाता है जब तक पेशेंट का क्या है क्लाइंट की ब्रीथ नॉर्मल नहीं हो जाती। तो ये पूरी टेक्निक है इसकी। अब अपन इस बारे में बात करते हैं कि जब ईसीटी दी जाती है उसके टीम में कौन कौन से प्रोफेशनल मेंबर्स रहेंगे। तो ईसीटी टीम के अगर मेंबर की बात करें तो एक होता है साइकेट्रिस्ट जिसने रिकमेंडेड किया है जो ईसीटी को अप्लाई करेगा, दूसरा नर्स होता है और तीसरा नर्सिंग एड्स के अंदर दूसरी नर्सेज भी इसके साथ होती है। फिर उसकी बात करेंगे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के बारे में, यानी जब ईसीटी दी जाती है तो एक पेशेंट का जहाँ पे ईसीटी दी जाती है ऑर्गेनाइज की जाती है उसका पूरा हॉल का सेटअप कैसा होना चाहिए, प्राइवेसी भी मेंटेन करनी और वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो वही है फैसिलिटीज़ के बारे में देखेंगे। फैसिलिटीज़ को मैंने यहाँ पे एक चैम्बर के तौर पे आप लोगों को बताया जिसमें क्या होता है 4 चैम्बर बनाए। एक तो अगर प्रोसेस की बात करें तो वो है सबसे पहले इसके अंदर 3 रूम होते हैं मेजर जो मेनली काउंट होते हैं। पहला होता है प्री ईसीटी रूम। प्री का मतलब पहले, ईसीटी देने से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए जहाँ पे ठहराया जाता होता है प्री ईसीटी रूम। दूसरा ईसीटी रूम जहाँ पे ईसीटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर अप्लाई करने के लिए पेशेंट को जहाँ पे ईसीटी दी जाएगी। और तीसरा होता है पोस्ट रिकवरी रूम जहाँ पेशेंट को ईसीटी देने के बाद में वहाँ पे उसको रखा जाता है। ये अपन ने सरफेसली इसको पढ़ लिया। अब इसके बारे में अपन हल्का सा ब्रीफली जाएंगे। ये पूरा एक सेटअप है। सबसे पहले जो सेटअप है उसके अंदर एक गेट होता है, यहाँ पे 2 एरो बताई गई है कि यहाँ से पेशेंट जा भी सकते हैं अंदर और आ भी सकते हैं। उसके बाद में एक हॉल आ जाता है। हॉल के बाद में प्री ईसीटी रूम। प्री ईसीटी रूम के बारे में पेशेंट का ये है कि पेशेंट को यहाँ पे ठहराया जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर ये देखा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें एक पेशेंट के लिए होनी चाहिए। तो प्री ईसीटी रूम के अंदर पेशेंट के साथ एक तो एडिक्वेट वेटिंग हॉल, साथ ही साथ सिटिंग रूम होना चाहिए, वहाँ पे पेशेंट आराम से बैठ सके, वहाँ पे चेयर्स लगी हुई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो अटेंडर जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं क्योंकि उनसे कंसर्न लिया जाता है तो वो रिलेटिव भी वहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट के साथ साथ यहाँ पे कौन से रहेंगे उनके रिलेटिव या फिर अटेंडर्स जो उनके साथ रहेंगे। तो उनके लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए चेयर्स होनी चाहिए जहाँ पे वो वेट कर सके। फिर उसके बाद में जब पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है ईसीटी रूम जहाँ पे उसके ऊपर ईसीटी अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ से ये 1 वे रूम होता है, अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में अपन देखेंगे कि इसके अंदर फैसिलिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए। तो फैसिलिटीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये वेल इक्विप्ड होना चाहिए। सारे इक्विपमेंट जो एक ईसीटी टेबल या ईसीटी जो चेयर है ईसीटी चेयर है तो उसके चारों तरफ कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए। तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले एक ईसीटी मशीन होनी चाहिए, दूसरी एनेस्थेटिक अप्लायंसेज होने चाहिए,
पेशेंट को एनेस्थेटिक अप्लायंस से जहां अपन ने ये बात करी, तो ऐसे दूसरे भी रिकमेंडेड किए हुए एनेस्थेटिक एजेंट की ट्रे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ सक्शन एपरेटस, क्योंकि अपन ने यहाँ पे बात की है कि एट्रोपिन इसलिए दिया जाता है कि सलाइवेशन कम हो। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि सलाइवा ज़्यादा अगर बना, अगर सलाइवा ज़्यादा सीक्रेट होने लग गया तो उसकी ट्रेकिया भी ब्लॉक हो सकती है। तो इस वजह से क्या, ज़्यादा अगर सलाइवेशन हो तो सलाइवेशन को सक्शन करने के लिए उनके पास सक्शन एपरेटस होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा सलाइवा को अपन बाहर निकाल सके। और साथ ही साथ डिफिब्रिलेटर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे बात करी है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, ताकि उसको ब्रीथ आ सके या नॉर्मल जो हार्ट बीट है उसको वापस रिकवर किया जा सके, तो इसके अंदर डिफिब्रिलेटर एक होना चाहिए। साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उनके पास पूरा सेटअप होना चाहिए। और साथ ही साथ उनके पास वाल्व, ताकि ऑक्सीजन को कितनी मात्रा में पर लीटर के हिसाब से देना है वो सारा उसमें। और साथ ही साथ कर्व्ड आर्टरी डिप्रेशर, तो इसका मतलब है, सॉरी, कर्व्ड टंग डिप्रेशर। तो कर्व टंग डिप्रेशर का मतलब है अगर ईसीटी देखने के दौरान अगर उसका मुंह चौक हो गया तो टंग डिप्रेशर जो एक ऐसा होता है ऐसे, तो यहाँ से होल्ड करके पेशेंट के माउथ में डाल के उसकी टंग को नीचे सप्रेस कर सके, ताकि एयरवे क्लियरेंस हो और उसको ऑक्सीजन इजीली पहुंच सके। और साथ ही साथ माउथ गैप्स होने चाहिए, माउथ गैप्स, ताकि वो टंग बाइट ना करे, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ रिससाइटेशन एपरेटस होने चाहिए, ताकि उसको टीपीआर बीपी या जो भी उसका ब्लड या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको वो नॉर्मल कर सके। आगे अपन इसके बारे में अगर बात करें तो वो है इमरजेंसी ड्रग की। तो इमरजेंसी ड्रग के अंदर अपन देखते हैं कंटिन्यूएशन में